बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। हर तरफ सब हिलाली परचमों की बहार नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत एहसास हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं ना, टाइम गुजरता चला जा रहा है, वो जोश जज्बा हुब्बुल वतनी सबकी बढ़ती चली जा रही है। क्या बच्चे क्या बड़े, मतलब घरों की छतें अगर आप देख लें तो आपको सब हिलाली परचम नज़र आ रहे हैं। और वो ट्रेंड चेंज होने के साथ साथ लोगों ने ग्रीन और वाइट लाइट्स भी अपने घरों में लगाई हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने प्रॉपर झंडियाँ भी बाहर लगा ली हैं। बहुत ही खूबसूरत सा मंजर पूरे शहर में नज़र आ रहा है। स्टॉल्स लगे हैं, लोग स्पेशली जो हैं वो ग्रीन कपड़ों की ख़रीदारी करें। डिफरेंट ब्रांड्स पे आप देखें 14 अगस्त की मुनासबत से कलेक्शन पड़ी है जी। और इसके अलावा शहर भर में छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशली ग्रीन और वाइट झंडा बने हुए कपड़े मिल रहे हैं। सो ज़रूर अपने बच्चों के लिए इन कपड़ों की ख़रीदारी करें, सेलिब्रेट करें। 14 अगस्त को बहुत अहम और बहुत बड़ा दिन है। इस बहुत अहम और बहुत बड़े दिन को हासिल करने के लिए बहुत सारी काविशें भी की गई हैं, बहुत सारी मेहनत भी की गई है। तो कल ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ हम भी 14 अगस्त एक ज़बरदस्त अंदाज में। उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। हमने आज की खबरों की तरफ बढ़ना है। कुछ चेंजेस हुई हैं जी ऊपर वाली सतह पर, इंतज़ामी मामलात पर, इंतज़ामी सीटों पर कुछ तबादले हुए। DC साहिबा तब्दील की गई हैं, उनकी जगह जो है वो हम देख रहे हैं कि नए DC तैनात हुए हैं, सैयद मूसा रज़ा। सो वो अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे, कुछ उनके बैकग्राउंड के हवाले से भी बात करेंगे। हम आते हैं जी अपने सीनियर रिपोर्टर्स की तरफ। आमिर रज़ा खान साहब और वकास अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आ जाए जी, बड़ा जो है वो सीट है, बड़ा ओहदा है DC का, कैसे देखते हैं आप? और अभी तो इवेंट्स एक के बाद एक है शहर में। देखिए, इवेंट्स की तो बात एक तरफ रही, लेकिन ज़रूर बहुत अच्छा काम किया होगा राफिया ने, और काम कर भी रही थी। मैं सबसे पहले तो उनकी बात करना चाहूँगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कोई शहर को बहुत ही लंदन और पेरिस बना दिया था, लेकिन ख़तून होने के नाते बहुत बाहिम्मत ख़तून थी और उन्होंने काम किया। एक जगह पे वो मार खाया भी गई, यानी वो इस तरह से कि वो तजावज़ात का वो जो ख़ात्मा चाहती थी CM साहबा, वो नहीं कर पाई। और जिस तरह से वो सुथरा पंजाब का नारा था, उसमें भी किसी न किसी जगह पे अवाम की वजह से, मैं दोबारा ये कहता हूँ, इसमें गंद डालने में हमारी अवाम शेर है। और उसका नज़ारा आप जा बजा रोड्स के ऊपर आप खुद भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। घरों के बाहर जिस तरह से लोग कूड़ा फेंकते हैं, दुकानों के बाहर जिस तरह से फेंकते हैं, इसमें और मैन फोर्स चाहिए, और इसमें मशीनरी चाहिए, और आपको वसाइल चाहिए, वो भी है। अब नए DC साहब आए हैं, तो मेरा ख्याल है इनके लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज जो है तजावज़ात ही होगा। और ये एक ऐसा मतलब ये वो चीजें हैं जो कि सरायत कर चुकी है, सरायत कर पंजे चुकी गाड़ लेना भी कहते हैं ना। आप इसमें आप ये देखें कि वो जो दुकान का कल्चर था, सब्जी और फल का और गोश्त का, वो ख़त्म होता चला जा रहा है। अब कौन दुकान ले किराए पे, कौन उसका बिल भी दे, कौन उसमें रजिस्टर्ड भी होए, टैक्स नेट में भी आए। उससे बेहतर नहीं है कि एक फुटपाथ पर कब्जा जमाए और वासा वाले को या किसी को जो भी है इंतज़ामी बंदा, उसकी एक मंथली लगाए और उस फुटपाथ पे आराम से एक जंगला रखे, उसमें मुर्गी का गोश्त बनाए, एक उसमें फलों की दुकान बना ले, एक सब्ज़ी की दुकान बना ले। ना बिजली का बिल देना पड़ेगा, ना कोई टैक्स देना पड़ेगा, ना उसको वो किसी टैक्स नेट में आएगा। और फिर आप रोक नहीं पाएंगे इस सिलसिले को कि आपके देहात से लोग आते हैं और उनको पता है कि हमने कुछ भी ना किया, तो एक ठेला लगाएंगे और हम अपना फल और सब्ज़ी बेच लेंगे। हमारे बचपन में ना ये मसाइल थे ही नहीं, क्योंकि दुकानें थीं। मुझे बाकी शहरों का तो अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन अपने शहर का तो मैं रहता था। अंदरून शहर में कोई इस तरह से ठेला वाला नहीं था, दुकानें थीं, चाहे सब्ज़ी की थी, फल की थी, गोश्त की थी, मुर्गी की थी, बाकायदा उनकी दुकानें बनी होती थी और उसी में बिकता था, उसी में बेचा जाता था। अब ये नया कल्चर आया, ट्रैफिक भी ख़राब हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो शहर में तजावज़ात का जो है ख़ात्मा है, और इसके साथ साथ गदागरी है, इसको ख़त्म करना इनके लिए बड़ा है, जो आज तक ख़त्म नहीं कर सके। आपने तो आते ही वो बड़े काम, वो दुखती रगे छेड़ दिए हैं, जो मेरे ख्याल से चैलेंजेस में से एक हैं हमारे शहर के। हाँ, जिनको मैं कहती हूँ नामुमकिनात में से। हमारे एक बहुत बड़े हीरो थे फिल्मी, उनका नाम भी यही था, सैयद मूसा रज़ा। संतोष कुमार उनका वैसे नाम था, लेकिन असल नाम उनका सैयद मूसा रज़ा था। तो आप कह रहे हैं कि हीरो की तरह ये भी हीरो की तरह परफॉर्म करें। और संतोष कुमार
बड़े नामवर हीरो हीरो तो हुए, वैसे सबिया आजकल खान अरशद खान। नदीम हर जगह छाया हुआ है बाकी हम आमिर आएंगे भाई कह वकास रहे में। थे कि जो मेरे बचपन में, भाई आपका बचपन 19वीं सदी में था, अब आप 20वीं सदी में है। इसमें तो ये रेडियो बड़ा लगी हुई डिफरेंस है। बड़ा डिफरेंस है। इसके साथ साथ बहुत कुछ बदल गया। आज आपके दौर में इतनी मटेरियलिज्म नहीं थी। आबादी जब भी नहीं आपका बचपन था, लोगों को ये नहीं था, बड़ी बेसिक सी ज़रूरियात के लिए लोग स्ट्रगल करते थे। आज तो आसाइशें इतनी ज़्यादा हैं और फिर मसाइल और तरह से लोग लाहौर आ जाते हैं। आप वो कह रहे थे जी ठेले जहाँ मर्जी ले उनको देना कुछ नहीं पड़ता। भाई उनको तो सब कुछ देना पड़ता है, लेकिन वो डायरेक्ट देना पड़ता है, क्यूज़ में नहीं लगना पड़ता, ऑन रिकॉर्ड नहीं देना पड़ता, देना उनको भी पड़ता है। तो नहीं, वो तो मैंने कहा कि प्रोसेस को nominal सा आप दे देते हैं, बता देते हैं, बस ठीक, सर वो खत्म हो गई प्रोसेस को बूस्ट अप करने के लिए उन्होंने ये रास्ता निकाला होता है। मेरा ख्याल है नए डीसी साहब से बस अगर एक काम कर दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी, शहर पे अपने अदारे को ठीक कर दें किसी भी तरह से, लाहौर ठीक हो जाएगा आप खुद अपने ही। असिस्टेंट कमिश्नर्स को थोड़ा सा एक्टिव कर दें, जो महंगाई का मसला है वो हल हो जाए। खैर महंगाई के लिए तो एक नई फोर्स भी काम कर रही है। जिन मसलों की तरफ आमिर भाई ने निशानदेही की है, तो ये तो मेरे ख्याल से आते ही बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा इम्तिहान थमा देने वाली बात। इसमें अगर आप पास हो गए, इसमें तो बहुत मुश्किल है पास होना। बाकी जो रह गए अपकमिंग इवेंट्स की मैंने बात की थी, जैसे उर्स दाता दरबार है, चेलम है, और इसके साथ साथ 12 रबीउल अव्वल है। टीम ने काम करना होता है और एक वो सेट पैटर्न होता है, उसके मुताबिक कर लेंगे। चले जी, हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे नए डीसी साहब को। आज की खबरों की तरफ आएंगे। लेस्को के सिस्टम से 14 अरब रुपए की बिजली चोरी, वकास अहमद क्या कहेंगे? अच्छा कुछ भी नहीं, लेस्को को परेशान नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये रूटीन की चीज़ है। ये लेस्को अकेले, को क्या, अब तो हमें भी ये रूटीन की बात ये अकेले नहीं है, और भी तकसीम कार कंपनीज हैं जो इन्हीं की लाइन में आती हैं, तो लेस्को थोड़ी सी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। लेकिन इसकी प्रोमिनेंट होने की रीज़न भी ये है कि अगर लाहौर में जो लेस्को है, जिसके पास मेरे ख्याल में जो उसका कस्टमर है वो भी किसी हद तक कानून पर अमल करने वाला है एज़ कम्पेयर टू कोयटा की अगर हम बात करें, या पेशावर की बात करें, या कबायली इलाके की बात करें, तो उससे बेहतर है लाहौर ये। तो ये अगर लॉ एंड लॉसेस में जा रही है और हर माह ये कह देना कि लोग बिजली चोरी करते हैं, तो बिजली चोरी या लॉ एंड लॉसेस की एक वजह तो नहीं है ना कि बिजली चोरी की वजह है, कुछ टेक्निकल लॉसेस भी तो है ना। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ये लेते? चलें वो कम कर ले, ऑटोमेटिकली आधे लोग कम हो जाएंगे। बात फिर भी वहीं पे आनी है कि जब मेरे ख्याल फरवरी में या मार्च में नेपरा ने जब सारी कंपनीज़ की वैल्यूएशन की लॉ एंड लॉसेस के हवाले से, तो उन्होंने कुछ सजेशंस दी, और उन सजेशंस में, उन रीज़न्स में ये 2-3 बड़ी थी कि टेक्निकल जो लाइन लॉसेस हैं वो तो टोटली कंपनीज़ के मिसमैनेजमेंट की वजह से हैं। ये तो बेहतर कंपनीज़ कर सकती हैं ना, अपना तरसील का निज़ाम बेहतर बनाकर टेक्निकल जो लॉसेस है वो कम करके। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने उस पर हमें फोकस नज़र नहीं आया। फोकस हमें ज़रूर नज़र आया कि ये कैंपेन हमने स्टार्ट कर दी बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जी, वो FIA भी उसमें दे रही है, पुलिस भी दे रही है, पर्चे हज़ारों FIRs कर दी है। भाई ये एक ना सिर्फ खानापुरी के लिए प्रैक्टिस होती है, वो ये करते हैं, और जब ज़्यादा प्रेशर आएगा तो फिर एक और तरह के कर देंगे। हल इनके अपने पास है, वो है कि पहला अपना घर ठीक करें, टेक्निकल लॉसेस ठीक करें। जो बड़े बिजली चोर हैं जिनको ये अदारा फैसिलिटेट करता है उनको ठीक करें, और उस सबसे अहम हल ये है कि लेस्को को तकसीम करना चाहिए। लेस्को सिर्फ लाहौर संभाले, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए एक लाइसेंस कंपनी बना दे। जब आप एक सिस्टम नहीं रन कर पा रहे तो भाई आपने इख्तियारात कम कर ले, अपनी डोमेन कम कर ले, आप चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है ना, उन्होंने वो करना है ना उन्होंने अपना घर ठीक करना है। तो मुझे आपको ये सुनने में मिलना पड़ना है कि कभी आपको 2000 रुपया, कभी 30 यूनिट, कभी 9 यूनिट एक्स्ट्रा पड़ गए तो 100 से 200 पे चले गए। अब सवाल ये है, ये जो 14 अरब रुपए की बिजली गायब हुई है, हम आप भुगतेंगे? बिल्कुल, और कौन भुगतेगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम ही भुगतेंगे, और हम ही पर ये बोझ आएगा। और ये मुझे तो 14 अरब रुपया किन किन की जेबों में गया ये देखना है। मुझे ये देखना नहीं है कि मेरी जेब से वो सही कह रहा है 7 यूनिट 9 यूनिट गए हैं। ये 14 अरब रुपया किसकी जेब में गया है, और ये चोरी नहीं है। और सबसे मज़े की बात ये है कि हम चोर को लेकर चोर ढूंढ रहे हैं, हम लेस्को के लोगों को लेकर उसमें से चोरी ढूंढ रहे हैं। और चोर को लेकर आप जब चोर ढूंढेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। ये चोरों का महकमा है, और ये चोरी बिजली कराते हैं, और चोरी की बिजली से ये लोगों की फैक्ट्रियाँ चलवाते हैं। ये आपने पिछले दिनों वो जो SDO साहब को मार पड़ी थी, वो आपको उस सारे केस का पता है? जी तो वो पड़ी क्यों थी, और किस तरह से उसको बिलिंग हो रही थी, और किस तरह से उसमें से चोरी की जा रही थी। तो ये सारा मामला जो है ये
खुलकर मेरा ख्याल है FIA को तहकीकात करनी चाहिए। ये 74 करोड़ यूनिट्स का मामला है। अभी तो 7 यूनिट मुझे पड़े थे, तो मैं यहाँ पे तो आपका स्टेटस बदल गया, दुनिया मेरा बदल गई स्टेटस आप। बदल गया, मेरी दुनिया बदल गई अगले 6 महीने के सही लिए। कह मुझे रहे 5,000 6,000 रुपया हर माह ज़्यादा देना पड़ेगा। ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन ये मामला जो है 74 करोड़ यूनिट का, और मैं आपको बताऊं, हम तो शहर में बैठे हैं, हम एक चैनल पे बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। मुझे बताएं, जनूबी पंजाब के देहात और ये अपने सेंट्रल पंजाब के देहात और फॉर एरियाज नहीं, जिनका उनके जिक्र लिए तो बहुत किसी हवाले से मुश्किल वकास ने किया भी कि लेस्को को उकाड़ा और शेखुपुरा ननकाना छोड़ देना चाहिए, फिर उसको लाहौर पे चले फोकस कर ले सिर्फ, ताकि लाहौर की बिजली ठीक हो जाए। लेकिन ये मेरा ख्याल है इस फोकस इनका सारा है ही लाहौर पे। यहाँ से वो बिजली चोरी करवाते हैं और डालते ये जो हैं सारे पंजाब पे हैं या सारे लोगों पे डालते हैं, जो दूसरे फॉर एरियाज हैं उन पे डालते हैं। तो ये सिर्फ लेस्को का मामला नहीं है, ये मैपको फेपको सब में यही है। तो ये तो एक बहुत बड़े पैमाने पे इंक्वायरी होनी चाहिए, और सबसे पहले ये जो बड़े अहदेदार हैं इनको इनके अहदों से हटाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। और जैसे ही ये देखते हैं कि इस बंदे पे नाम आने लगा है, तो उसको इशारा होता है और वो छुट्टी पे चला जाता है, उसकी छुट्टी अप्रूव कर दी जाती है को कवर और मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं। हाँ, एक ऐसे ही नौकरी वहीं की वहीं महफूज है उनकी, वो मुल्क से बाहर जी छुट्टी पे गया हुआ है जी, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, और तबादला उसका कर दिया। देखें, उसका तो तबादला कर दिया था, सही। अब तो नया आ गया, नया आएगा, वो नया आपको बना के देता है शेड्यूल। वो जब उसका शेड्यूल मुकम्मल होने वाला होगा तो नया आ जाएगा। ऐसे ही तो ये एक ऐसा ड्रामा है जिसको ख़त्म करना चाहिए। मैंने आपसे पहले कहा कि चोरों को लेकर चोर ढूंढेंगे तो कभी आपको चोर मिलने वाला बिल्कुल नहीं। ऐसे ही है। लेकिन आवाम के ऊपर ये बोझ, पहले तो ज़्यादा बिलों की मद में और फिर एक्स्ट्रा ये जो बोझ डाला जा रहा है, इसके लिए अगर आवाज़ ना उठाई गई तो फिर आवाम बेचारी किधर जाएगी। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, महकमा प्राइमरी हेल्थ के पास दफातर का फुकदान है। दफातर के सालाना करोड़ों के किराए बोझ बन गए हैं। इनके मसले तो अपनी जगह, वैसे दफातर में करते क्या हैं आमिर भाई? अच्छी चाय बनती है, अच्छे लोग मिलने के लिए आते हैं, अच्छा शशका होता है, ज़रा टैका होता है। लेकिन मेरा तो इससे भी ये जो एक प्राइमरी हेल्थ का आपने बताया कि ऑफिस जो हैं वो किराए पे हैं। इस मुल्क में बेशुमार दफातर ऐसे हैं जो किराए पे हैं और गवर्नमेंट उसकी मद में अरबों खा रुपए खर्च करती है। ये बहुत ही जुल्म है कि ममलकत पाकिस्तान, जिसकी हुकूमत इस वक्त वारिस बनी फिरती है, जिसके पास ज़मीनों की कमी नहीं है, जिसके पास वसाइल की कमी नहीं है, जितने की वो बिल्डिंग है उससे 4 गुना तक का किराया अभी तक दे चुकी होती है गवर्नमेंट। और ये सारा किराएदारी सिस्टम जो है ये उन बाबुओं की बदौलत है जो इसमें से कमीशन खाते हैं। आपका घर है, वो उसको घर को अप्रूव करेंगे फॉर द ऑफिस, और उस ऑफिस को आप वो करेंगे। देखो कितना आसान सा हल था कि आपने जिस तरह से ये CBD है, जिस तरह से और आपने जौहर टाउन बनाया है, जिसमें आप इसमें मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बनाएं। CBD में तो बन भी रही हैं आमिर भाई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स गवर्नमेंट बनाए। CBD में जो बन रही है वो प्राइवेट सेक्टर बना रहे हैं। या अमेरिकन एम्बेसी वाले जी, बना रहे होंगे बिल्कुल। या हाँ ब्रिटिश जी। एम्बेसी वाले बना रहे होंगे। आप उस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएं, उनमें आप सैकड़ों गाड़ियों की पार्किंग बनाएं, बड़ी सिस्टमाइज किस्म की, और उस बिल्डिंग्स के मुख्तलिफ पोर्शन या मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बनाकर उसमें आप दफातर को शिफ्ट कर दें। किराया बचे, आपकी लोगों को ढूंढने में आसानी होए। अभी आप मुझे बताएं, फॉरेन ऑफिस का दफ्तर ढूंढने के लिए आप सिर्फ नहर के पुल पर, FC कॉलेज वाले पुल पर खड़े हो जाएं, मांगने के लिए नहीं। एकदम ये देखा है इसने मेरे, उसने कहा शायद मेकअप करा के मैंने खड़े हो कहा जाएं। FC कॉलेज ही क्यों? हाँ नहीं, FC कॉलेज क्योंकि उसके पास है वो। लोग आपसे बार बार आकर पूछेंगे भाई जान फॉरेन ऑफिस का दफ्तर कितने है, कागज सेट अच्छा, वो गुरु मांगल रोड पे शिफ्ट हो गया है। हो गया होगा, मुझे नहीं पता। मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मैं हम जेल रोड में होते थे उस वक्त की बात जी है जी, भाई। अब तो गुरु मांगल हर बंदा यही पूछ रहा होता है। किराए की बिल्डिंग्स में ये दफातर, ये थाने, ये लेस्को ऑफिस, ये होने वाले ये घपले, ये ख़त्म होने चाहिए। और मेरा ख्याल है निगरान गवर्नमेंट ने इस पर काम भी शुरू किया था कि मुख्तलिफ दफातर को उनके अपने दफातर में, मुख्तलिफ थानों को उनके अपनी बिल्डिंग में जो था वो भेजने का शुरू किया था। और ये मौजूदा हुकूमत से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि ये जो किराएदारी सिस्टम सरकारी दफातर वाला है, जिसको ख़त्म करें। ये कोई चाहे प्राइमरी हेल्थ है या स्पेशलाइज्ड हेल्थ है या कोई भी महकमा है, उसको अपनी बिल्डिंग में होना चाहिए। और जो मैंने कहा कि हालात ये हैं कि आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का एक कम्प्लेक्स बनाना चाहिए जिसमें इन दफातर को शिफ्ट करना चाहिए। वो आपके अपने दफातर हों, ना आपको किराया देना पड़े, ना आपको लोगों को ढूंढने में मुश्किल हो। तो ये आसानियाँ पैदा करे खुदारा, ये किराए की बिल्डिंगों में से निकले। वकास
आमिर भाई, अगर ये ऐसा कुछ ना हो तभी आप ये खबर नहीं पढ़ सकते थे, तो आपकी नौकरी भी इन्हीं मसाइल के गिर्द घूमती है, ठीक है। तो दुआ करते रहे। इतना ना देखें, कुछ काम भी तो करना होता है ना। मतलब मैं ऑफिस में अगर आता हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा? सही बात कुछ तो हो ना, मतलब कि कोई नया घर देख लिया, इसी बहाने कुछ अपने लिए भी देख लिया, फिर कहीं शिफ्ट कर दिया। फिर ये है कि मैंने आपके साथ नहीं बैठना, मैं आपके ऑफिस में क्यों बैठूं, या आपकी गाड़ी मेरे पास क्यों खड़ी होनी है, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इससे सेपरेट होना चाहिए। जितने ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग-अलग बंगलोज होना चाहिए, वहाँ पर अलग स्टाफ होगा, उस घर का जो सब ऑफिस या कैंप ऑफिस होगा उसका अलग से बजट होगा, तो आपको उतने उसमें आपके ट्रैक्शन दिल लगेगा काम करने के लिए। तो ये आई विश काम हो मेरा ख्याल है वकास कहना चाह रहे हैं कि एक छोटी छोटी रियासत होनी चाहिए अलग अलग। सही क्या? तो रियासत का वो जो वाली रियासत होए, वो जो उसका बड़ा अफसर होएगा, उसकी एक अपनी रियासत होएगी, वो वहाँ बैठकर वो अपना हुक्म चला। आप मेरे ख्याल इस तरह से कहना चाहिए, इस तरह से है ही वही है। वो रियासत वाला ही कॉन्सेप्ट है कि जी हर बंदा जो है ना अपनी एक छोटी सी मुमलिकत खुदा दात में मगन है, ठीक है। तो जी अभी खबर में भी लिखा हुआ था गुलबर्ग में ऑफिस है, तो हम भी जब गुजरते हैं तो मैं कह रहा था कि मतलब कोई यहाँ पे कुछ तुक नहीं है, मतलब यहाँ तो कोई वो हुआ ना, कोई बड़ा खुफिया अदारा है, तो जिसमें सिर्फ उन स्टाफ ने आना है और वहाँ पे उन्होंने एक जवलाई रोड से सब लिंक करते पीछे किसी कोई घर ले लिया। बात फिर वही आती है ना कि आप ये ऑडिट करवाएं कि जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, ये जिनके घरों में हैं उनके ऑनर्स कौन है। आपको सारा शादमान जो है वो सरकारी दफातरों में नज़र आएगा, और सारा शादमान मतलब वो भी उन्हीं का है, गुलबर्ग भी बड़े लोगों का है। तो वो बेसिकली एक वसीला बन रहे हैं अवाम, गरीब अवाम का, कि आपकी प्रॉपर्टी है खाली पड़ी हुई है, तो वो कोई रेंट आउट नहीं कर रहा, प्राइवेट करेगा, पता नहीं पैसे मिलने हैं कि नहीं, कम मिलने हैं। तो अगर गवर्नमेंट वो रेंट आउट कर लेगी, पैसे भी वक्त पर पहुंचेंगे, रेंट भी ज़्यादा मिलेगा, फिर जब जाएंगे तो सारा कोई सामान भी छोड़ जाएंगे। अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ऑनर के साथ, तो फिर रेनोवेशन भी इसी तरह से हो जाएगी। तो ये वो पब्लिक की सेवा रही है, ठीक है, लेकिन वो पब्लिक का डिपेंड करता है कि वो कौन सी है। मतलब इससे बड़ी एम्बेरसमेंट कोई है कि आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं 2024 में कि जी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के पास दफातर नहीं है बैठने के लिए, प्राइवेट ऑफिस रन कर रही है। सही बात है। आप कोई भी गवर्नमेंट हो, हेल्थ सेक्टर को के लिए बजट होता है, अच्छा खासा। कोई भी गवर्नमेंट हो, डिक्टेटरशिप हो, किसी भी की गवर्नमेंट हो। पब्लिक इसने सही कहा वैसे लफ्ज ये, लेकिन 19वें 20वें ग्रेड की पब्लिक है। क्या ये अच्छा होता कि ये हॉस्पिटल्स के अंदर एक बिल्डिंग बनाकर उसके दफातर बनाए जाते? प्राइमरी हेल्थ है ना जी, स्पेशलाइज्ड हेल्थ है, ये मुमकिन भी है। ये हॉस्पिटल में हो जाए, नामुमकिन, ये जिना में हो जाए, म्यू में हो जाए, सर्विसेज में हो जाए, जगह होगी भी आमिर भाई, है भी, वहाँ पे भी बनाए इनके दफातर, इनको शिफ्ट करें। किराया क्यों दे रही है गवर्नमेंट? बिल्कुल, ये सारा घपला है, ये सारा माल बनाने का। असल में जो उनको लाइफस्टाइल चाहिए ना, वो उन अस्पतालों में माल पानी है, सिर्फ माल पानी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उनको तो अपने दफातर में वो शहाना प्रोटोकॉल चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए। तो वो ग्रेड की पब्लिक सरकारी अस्पतालों में वो चीजें कहाँ से मिल सकती हैं? इसलिए अब लेकिन ये मामला कैसे हल होगा? किराए नहीं दिए जाएंगे, बेचारे क्या करेंगे? नहीं, हल हो भी सकता है। मैंने आपको निगरान हुकूमत की मिसाल दी कि उसने बहुत सारे थाने जो हैं वो उनके अपनी बिल्डिंग्स में शिफ्ट कराए। तो ये अगर कोई किसी के पास अगर इतनी विल होए और अगर वो नहर में कश्तियाँ चलाने से और ट्रामे चलाने से उसको फुर्सत होए, तो ये काम कर सकता है। वो पैसा जो है वो अपनी बिल्डिंग्स लेकर उसमें दफातर शिफ्ट कर सकता है और ये हमेशा के लिए इस मसले को हल कर सकता है। लेकिन करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि इससे उनका नाम नहीं होएगा, उसकी फ़ोटो नहीं लगेगी, उसकी ये नहीं होएगा कि ये कश्तियाँ जो थी ये मरीम नवाज़ के दौर में चली थी, ये जो ट्राम है ये जिसमें सैर की जाएगी ये मरीम नवाज़ के दौर में चली थी। वो अगर घर एक दफ्तर जो शिफ्ट भी हो जाएगा अपनी बिल्डिंग में, उसमें आपको किसको याद रहता है, कौन इसको याद रखता है? तो ये असल में ख़ुद को लाफानी बनाने के लिए जो इंसान की फितरत में शामिल है कि वो लाफानी हो, वो आब हयात पी ले और वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहे, तो ये वो आब हयात पीना चाहते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग खज्जल हुए, ये भी होंगे। और ये खज्जल खारी जो है ये अवाम की जारी रहेगी इसी तरह से। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतों को बचत के मामले पर सोचना चाहिए, आने वाली नस्लों का सोचना चाहिए। वो तो अपने लाइफस्टाइल का सोच रहे हैं, शहाना अपनी नस्लों का सोचते हैं, कौन आने वाले टाइम का सोचता है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। वासा नादहिंदगान होशियार हो जाएं, पानी कनेक्शन के साथ अब पर्चा भी कटेगा।
आई विश के बड़े बड़े नादहिंदगान जो है उनके खिलाफ अब पर्चा काटा जाए। आमिर भाई, मतलब क्या काटेंगे पर्चा, मुझे समझ नहीं आती है। यहाँ कहाँ मीटर लगे हैं, कहाँ बिल है, फिक्स अमाउंट है। आपका 10 मरले का घर है तो आपकी ये फिक्स अमाउंट है, आपका 20 मरले का घर है तो आपकी ये फिक्स अमाउंट है, आपकी इस तरह की कोई फैक्ट्री है तो उसकी ये फिक्स अमाउंट। आपने कहाँ मीटर लगा रखा है पानी के ऊपर? और ये जायका ने आपसे बारहा ये बात कही कि आप पानी की मीटरिंग करें, पानी की मीटरिंग करें, पानी की मीटरिंग करें। आपको उल्टे सीधे कामों से फुर्सत नहीं है। 3 दिन पहले की खबर मैं पढ़ के इतना हंसा, चला हंसा ज़रूर मैं, कि मस्जिदों में जो वज़ू के लिए पानी है उसके लिए वो स्पेशलाइज्ड कोई टूटियाँ आपने जिससे पानी बचेगा, अब वो बचेगा। लोधी खानदान, आपको बताऊं, मुगलिया खानदान से भी पहले खान गुलाम लोधी खानदान एक मस्जिद बनती है अंदरूनी शहर नीवी मस्जिद के नाम से। उसके वजू का पानी जमीन की खरकी में जाता है। आज ये 2024 की बात बता रहा हूँ, वो जगह वजू का पानी है उसको वापस ज़मीन को दिया जाता है, ज़मीन में चले जा, और उसकी खरकी उस मस्जिद से 1.5 किलोमीटर दूर है। वो नालियाँ, वो रास्ता, अगर कभी खुदाई हुई तो वो सारे कदीमा ढूंढ भी लेगी उसकी ईंटें, वो उस गरकी में जाती है और वो गरकी में है। आप मुझे बताएं, आप मसाजिद को जब डिज़ाइन करने लगते हैं तो आप बताते हैं कि भाई आपने गरकी बनानी है जिसमें सिर्फ वज़ू का पानी जाए, वो दूसरा पानी या ड्रेन का पानी या गंदगी ना जाए, सिर्फ जो वज़ू का पानी है वो उस गरकी में जाए और वापस ज़मीन को मिल जाए। ये टूटियाँ जो हर चोरी होंगी, ये सेंसर वाली टूटियाँ जो लगाने में खरबों रुपए का या अरबों रुपए का या करोड़ों रुपए का या लाखों रुपए का, मुझे नहीं पता कितने का घपला होएगा, इन टूटियों को लगाने का जो सिरे बनेंगी, उससे बेहतर नहीं है कि अरबों खरबों गैलन पानी जो है, जो मसाजिद में वज़ू के ज़रिए वज़ू का पानी है, उसको हम बहा देते हैं, उसकी गरकी बनाएं और उसको कहेंगे कि जनाब इसका आपका वज़ू का पानी जो है सिर्फ ये इस गरकी में जाके वापस ज़मीन में जाएगा। हम ज़मीन को भी पानी देना चाहते हैं जिससे हम रोज़ाना करोड़ों गैलन पानी खींचते हैं, उसको वापस पानी कैसे देंगे? ये देखिए, मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ा था कि सिर्फ मॉडल टाउन में गलियाँ बना दी जाएँ, पानी की पाइप ज़्यादा कर दिए जाएँ और वो ड्रेन में जाने के बजाय उन गलियों में चले जाएँ, कितने मिलियन गैलन पानी हर साल ज़मीन को वापस जा सकता है। और ये बहुत अच्छी प्लानिंग है अगर इस पर और मेरे ख्याल से हमने एक दिन पहले भी जिक्र किया था, कनाडा वाला भी जिक्र किया था, लेकिन खबर वही है कि जी पर्चे कटेंगे, टूटियाँ लगेंगी, ये सब ड्रामेबाजी है, सब फ्रॉडबाजी है। आज आप किसी दूध दही वाली दुकान पे चले जाएं, उसने नल खोला होता है और उसमें वो टब के अंदर ही वो गिलास, वो लस्सी वाला और वो उसका धो रहा होता है, नल उसने बंद नहीं करना, और वो नल 24 घंटे इसी तरह खुला है। और उसका बिल आप देख लें, उसको एक दुकान के हिसाब से कि 10 बाई 12 की दुकान है, इसका इतना बिल है, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3, मुझे नहीं पता कितना है, मुझे दुकानदार हूँ नहीं, ये इसका इतना बिल होएगा। यहाँ पे अब मैं क्या नाम लूँ, ये पानी बेचने वाले करोड़ों ट्रिलियन टन पानी बेच रहे हैं, हमारे ही पानी निकाल के हमें ही बेच रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। मेरा पानी निकाल के हमें ही बेच रहे हैं और उसके पैसे ले रहे हैं। तो आप उनकर कितनी बिलिंग करते हैं? क्या इंडिया ने नहीं किया? इंडिया ने इस पर हमसायों से सीखें भाई। उन्होंने ये पानी बेचने वाली कंपनियों से इस वक्त वो अरबों रुपया सिर्फ इस मद में ले रहे हैं कि आप हमारा पानी निकाल रहे हैं। सही। और फिर पानी का जो ड्रेन है वो आप कहाँ पे जा रहा है, वो पानी आप ज़मीन को वापस कैसे करेंगे, आप कितने दरख्त लगाएंगे, आप कितने कुएँ खोदेंगे जिसमें पानी जाएगा? लोग इस पर काम कर रहे हैं और हम सोए हुए हैं और हमें भी कह रहे हैं जी जिसका वो होगा उस पर हम उसको काटेंगे जी। नाद-ए-हिंदगान का क्या करना है? आप तो कौन नाद-ए-हिंदगान? कोई भी नहीं है। वो इतना बिल तो किसी में भी नहीं है। आप इसको ना, इससे तो बेहतर यह है कि आप इसमें बिजली के बिल में डाल दें, एक नलके का साइन बनाए, नलके का साइन बनाए, ये रह गया था भाई पीटीवी डाला हुआ है, पीटीवी डाला हुआ है, भी डाल दें, या तो आप मीटरिंग करें। हमारे बचपन में फिर वो ये बात कहता आप 18वीं सदी के, जो मान लिया मैं 18वीं सदी, 19वीं चले 19वीं सदी के हैं। उसमें हमारे घर अंदरून शहर में मीटर लगा हुआ था पानी का, ख़त्म हो गया वो। अगर उस वक्त मीटर था तो अब क्यों नहीं है? तो अब जितने घर बनते हैं, आप मरलों के बजाय मीटर, भाई आप 10,000 गैलन यूज़ करें या 1 गैलन यूज़ करें, जो मीटर देगा उस पर बिलिंग कर दें उसकी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? और नाद-ए-हिंदगान की तरह जैसे बिजली वाले बिजली का मीटर काट देते हैं, आप भी काट दें, इसका बंद कर दें। क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है।
आमिर भाई या आप जैसे लोगों के लिए नहीं, ये परेशानी की बात है शफीक ड्राइवर के लिए, ठीक है, साजिद बवर्ची के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए जिसने पर्चा भुगतना है। आमिर रज़ा टवाना को तो उन्होंने गिरफ़्तार करना नहीं है, ना इनके खिलाफ FIR होनी है। तो ये एक्स्ट्रा बर्डन है जिसका वो आप कह रहे थे ना कि बिल में ऐड कर लें। तो आप ये देखें कि FIR कटती है, वो उसकी तहरीर से लेकर उसकी ज़िमनी मिलने तक पुलिस का कोर्ट में जाके आपके बाकी महकमों का काम जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। भाई अगर आपने कुछ करना है ना, जिसका घर है, जो ऑनर है, टवाना शवाना फलाना, उस पर आप FIR करें। दूसरा काम आप ये कर लें, मेरिट पे आप गवर्नमेंट को एतमाद में लें कि आप बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दें। उनके भजन पैसे दिया करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है, आमिर रज़ा टवाना साहब का घर है, इनका 25 लाख भी बिल है ना, उन्होंने कहा चोई साहब बड़ा प्रेशर जे, अब बंदा दियो एक। आमिर रज़ा ने देखना है वेला केड़ा है जिहदे तो और शफीक ड्राइवर ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ड्राइवर ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, वेला वो ड्राइवर है भाई, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ 3 वेला ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਰੱਖੋ थाने। ये होता है वाकई? हाँ, ਇਹਨੂੰ 3 दिन रखो। इस तरह नहीं, मालिक के खिलाफ भी पर्चा होता है और जो पानी इस्तेमाल करता है सर मुझे ये बताएं, पर्चा होगा अभी, नहीं अभी अगर जिस दिन को पर्चा होगा मुझे बताइएगा, ये पर्चा होना नहीं। हम मिसाल ले लेते हैं लेस्को की। मुझे बताएं, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट पकड़ा गया है, कोई बड़ा लैंडलॉर्ड जिनके आपके घर में एक AC चलता है, 2 चलता है, आप परेशान है, जिनके घर में 20 है, उसका चौकीदार भी नहीं पकड़ा गया सर। बिजली काटना सबसे बड़ी सजा क्या है कि उसकी बिजली काट दी जाएगी, बिजली काट दी, मुनक़ता कर दी जाएगी, बस ये उसकी सजा है। चले खैर, बाकी तो MD साहब ने अच्छा खासा प्लान बनाया कि इनके खिलाफ करना क्या है। चले हम गुड लक कहना चाहते हैं कि ये मामला इस पर मसाजिद की टूटियां चेंज करने वाला, ये भी बड़ी हाँ, ये अच्छी चीज़ है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। अच्छा जी, बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा ताखीर का शिकार है। 3 टोल कलेक्शन सेंटर्स की रीलोकेशन से 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, यानी इनकी सिर्फ जगह चेंज की जा रही है और ये नुकसान भुगतना पड़ रहा है। आमिर भाई मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। जी बिल्कुल, ये मंसूबे जो भी हैं हुकूमती, ये मंसूबे तखीर के शिकार इसलिए किए जाते हैं ताकि फिर उसके बजट को इन्हांस किया जा सके। ये बड़ा सिंपल है। निगरान गवर्नमेंट का मेरे एक अजीज जो थे वो रेलवे मुलाजिम थे, तो ताती से ट्रेन लेट होए ना तो ड्राइवर को उसके पैसे मिलते हैं। कैसा सजा मिलनी चाहिए, क्या होता था, फाइन होना चाहिए। ट्रेन लेट होए तो ड्राइवर को उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। ये कैसा सिस्टम है, आपका प्रोजेक्ट लेट होए तो आपके ठेकेदार को मजीद पैसे मिलेंगे। तो कौन ठेकेदार पागल का बच्चा इसको सही वक्त पे बना जाएगा? मुझे समझा ये दिया तो ऑलमोस्ट मुकम्मल था। अब वो कहेगा कि जी पैसे मजीद दे दें, क्योंकि अब आपने महंगाई की है, आपने बिजली बढ़ाई, आपने पेट्रोल बढ़ाया, आपने सरिये की कीमत बढ़ी, सीमेंट की कीमत बढ़ी, फलां टैक्स लगा, फलां टैक्स लगा, आप अब इसको री करें और अब इसको मुझे पैसे दे जाए तभी मैं करूँगा। अगर ये कट ऑफ लाइन है और वो उसको बताया गया है कि इसकी 31 जुलाई या 30 जून या कोई भी डेट आपने फिक्स की है, उस पर नहीं है तो उसके बाद ठेकेदार के पैसे काटना शुरू हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उसके पैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जब सिस्टम ही आपने उलट चलाया है, आप, मुझे समझ नहीं आती कि आप कैसे इस सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन जब ये सिस्टम ही उलट है तो कौन ठेकेदार? मैं अगर ठेकेदार हूँ लेट से, तो मुझे पता है कि मैं इसको 2 महीने और लेट करूँगा तो मुझे 2 करोड़ रुपये का फ़ायदा होएगा, तो मैं वक्त पे क्यों बनाऊँगा? चले मुझे सिर्फ एक बात कोई समझा दे यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि मैं क्यों उसको वक्त पे मुकम्मल करूँगा। और जब मैं उसमें मेरे साथ और लोग भी शामिल मैं किए होंगे मैंने, तो वो तो कहेंगे भाई हम रिपोर्ट लिख देंगे कि बारिशें हो गई थी, हम रिपोर्ट लिख देंगे कि फ़लाँ काम हो गया था इस वजह से लेट हुआ, आपको हम क्लियर करके तो पैसे बढ़वा देंगे, वो भी हिस्सेदार हो गए। तो फिर कौन बेवकूफ़ जाकर आपको वक्त पे प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगा? आप जितने सरकारी प्रोजेक्ट देख लें, आपके वक्त पे कभी मुकम्मल नहीं किए। आप घर बनाने जाएँ ना, आपको पता होता है कि 19 दिन के बाद लेंटर खुलना है, इतने दिन प्लास्टर पे लगने हैं, इतने दिन में सेवरेज का काम होएगा। आपने अपनी फिंगर टिप्स से सब चीज़ें सब आपको ठेकेदार नहीं बताया होता है। और अगर वो काम वो इस वक्त पे मुकम्मल नहीं करता तो उसको पैसे जारी भी नहीं होते हैं। और कभी ये नहीं होता कि जो उसके साथ तय पाया है वो कहे जी मैंने तो ये बना नहीं सका, तो 50 दिन के पैसे मुझे और दें क्योंकि आप तो महंगे हो गए सरिया। जो आपने लिख दिया। लेकिन यहाँ ये है कि आप मिली भगत से वही चोरों के साथ चोर मिले हुए हैं। बस क्या किया जाए इसका, आप ठेकेदारी सिस्टम के अंदर जितना लेट करेंगे, और कंट्रोल एक्सेस ये कॉरिडोर है इसको मज़ीद लेट किया जा रहा है और लेट किया जाता रहेगा, क्योंकि इसमें पैसे बनते चले जा रहे हैं। ये मशीन लग गई है, इस मशीन के अंदर से नोट छपते चले जा रहे हैं और वो ठेकेदार, वो एक्सीएन, वो
सुपरवाइज़र, वो एक एक खिड़की जो है उसमें वो पैसे वो सब गिरते चले अपने जा हिस्से रहे लेते हैं जाएंगे। और सब अपना अपना हिस्सा प्रकाश लेते क्या चले जा रहे कहेंगे? हैं। अच्छा आमिर भाई, आप तो हर वक्त ना गवर्नमेंट के पीछे पड़े रहते हैं कि अच्छे काम नहीं कर रहे। ये दूसरा पहलू भी देखें ना, कितने लोगों का रोज़गार लगा हुआ है ये प्रोजेक्ट पे, कितने मजदूर लगे हुए हैं। ठीक है, अगर ये बंद हो गया, जल्दी बन गया, तो क्या करेंगे लोग? आप उनके पर्सपेक्टिव से भी तो देखे करें ना, आप उनके पर्सपेक्टिव से भी देखा करें चीज़ें के। देखें ना कितने कितने लोग हैं, आपकी हाई अप्स ब्यूरोक्रेसी से लेके आम मजदूर तक सबका रोजगार लगा हुआ है। आप कहते हैं बंद कर दें, मजदूर का नहीं, चले मजदूर मजदूर दिहाड़ी मिल रही है ना, तो दिहाड़ीदार है, पर जो मजदूर की है वही मिलनी है ना। आप जो एक मजदूर है उसकी दिहाड़ी अगर 1000 रुपये है, उसको 10,000 तो नहीं देना ना, ऐसे ही है। उसका 100 काट सकता है, भाग नहीं एक मिनट है सकता। वकास सिर्फ मेरे पास। ठीक है, तो ये उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ें होती हैं ना, तो हम तो ये भी नहीं कह सकते कि उनको पता नहीं है, वो कम इल्म है ना, मतलब तजर्बाकार देखिए, है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये सिर्फ टोल की तब्दीली से कहीं 19 करोड़, ये तो वो कहीं है जो कुछ। ये वो पैसे हैं जो कहते हैं कि सब रिलोकेट किए गए हैं, तो जो एंट्री एग्जिट पे पैसे Entry, थे वो हाँ। कलेक्ट नहीं कर सके, तो उन्हें तो दुख है ना। 45 करोड़ पे आना था, वो नहीं आया, तो ये तो दुख है। लेकिन बात यह है कि हम तो ये भी उनको कह सकते हैं कि भाई ये पढ़े लिखे नहीं है, ये ना तजर्बाकार है। इस मुल्क के सबसे जो ज़हीन फतीन और समझदार लोग हैं, जिन पे रियासत हमारे टैक्सों से पैसे लेके उनकी तरबियत कर आज रही एक दोस्त है। ने ना हमारा वो ग्रुप में उनकी मैंने पहले भी बताया तरबियत था का दिल का नतीजा ये भ्रास, निकला है। उसमें दिल के भ्रास में आज एक लतीफ़ा भेजा हुआ था। उसने कहा जी, किसी ने पूछा कि आप पहाड़ के अंदर रोड कैसे बनाते हैं? उसने कहा जी गधे के ऊपर हम वो डालते हैं चूना, वो जहाँ जहाँ जाता है वो पता होता है कि ये रास्ता बन जाएगा यहाँ पे, तो वहाँ पे हम रोड बना लेते हैं। वो कहता है जहाँ गधा ना हो, कहता वहाँ इंजीनियर से बनवा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। हेडलाइंस के बाद लेकिन मैंने ऐसा इंजीनियर के वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी बहुत अहम टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हर दूसरा बंदा ये शिकायत करता नजर आ रहा है कि व्हाट्सएप पे अक्सर पिक्चर्स, वॉइस नोट वगैरह डाउनलोड करने में मुश्किलात का सामना आ रहा है, और इसी से रिलेटेड कुछ डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। सोशल मीडिया में डिफरेंट एप्लीकेशंस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आपको मुश्किलात का सामना है, तो कुछ बुनियादी चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना है या जो अल्टरनेट हो सकता है वो क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। काशिफ इफ्तिखार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो बुनियादी तौर पर मसला फेस करना पड़ा है लोगों को, वो सबसे ज़्यादा हर कोई शिकायत यही कर रहा है कि पिक्चर्स डाउनलोड नहीं हो रही हैं व्हाट्सएप पे, इवन वाईफाई पे भी नहीं हो रही हैं, मोबाइल डाटा अगर यूज़ करें उस पर भी नहीं हो रही। क्या रीज़न है इसकी? देखिए, इसको समझने के लिए ना पहले मैकेनिज़्म को समझना पड़ेगा। इसमें जो बातें हो रही हैं, जो कहा जा रहा है वो ये कि फायरवॉल की वजह से ये कुछ हो रहा है। अच्छा, पहले ये समझना है कि फायरवॉल है क्या। फायरवॉल बेसिकली ये समझ लें कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि मॉनिटर करता है आपके अपलिंक और डाउनलिंक को। और इस तरह है जैसे अगर ये रूम है तो खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर आग लगी है तो इसका काम ये है कि इसको बाहर ना जाने दे और बाहर की आग को अंदर ना आने दे। ठीक है, तो ये एक बेसिकली एक मैकेनिज़्म है जो हमें समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट एक जो है वो लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च कर रहा है, और एक जो है वो रेगुलरिटी फ्रेमवर्क के ऊपर वर्किंग हो रही है। होना तो चाहिए, लेकिन अब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि डाउनलोड नहीं हो रही वॉइस नोट्स और ये वो, और फेसबुक में भी मसाइल आ रहे हैं, इंटरनेट में टोटल आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा अगर इसको समझें तो हम इस तरह लेंगे इसको कि मुहर्रमों के बाद ये एक निज़ाम जो कुछ बैन्स लगे थे और जो स्लो डाउन सिस्टम हुआ था, उसके बाद ये वापस भी नहीं आया। आप इसको भी नोट करें और इसको ये समझें कि ये सेकंड फेज़ चल रहा है। एक फेज़ आया था कुछ दिन पहले और एक फेज़ आ गया अब। और इसमें अगर हम ये कहें कि जी आज़ादी राय को कंट्रोल करने के लिए और इस निज़ाम को, तो असल में एक और इशू भी बहुत बड़ा, वो ये कि इंटरनेट का इस्तेमाल पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि ये जिसके मैं भी हक में नहीं हूँ कि जो चाहे जिसके खिलाफ बोलना शुरू कर दे। मतलब मुल्क से बाहर बैठे हैं या कोई भी बाहर बैठा है और वो जो चाहे जिस मुल्क के बारे में बातें शुरू कर दे, तो दिस इज़ रॉन्ग। इसका कोई लॉ होना चाहिए और देखा ही जाता है कि फ्रेमवर्क को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर निज़ाम बहुत स्लो है और
आज़ादी राय की बात होगी तो उस पर भी तनकीद स्टार्ट हो आई जाती है। थिंक कि जो आम पब्लिक है ना उसको फेस करना पड़ रहा है, जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं या दूसरी कैटेगरी है या जिन्होंने आकर उल्टा सीधा बोलना होता है, वो कोई ऑल्टरनेट तलाश करके ही आते मैं आपको वो भी बताता हूँ कि वो ऑल्टरनेट है क्या और जो हो रहा है वो भी क्या है, और उसका हल अगर यही है तो ये कोई परमानेंट हल सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 19 वो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन उसकी हद है। हम पहले सिस्टम को समझे ना कि हो क्यों रहा है, और बज़ाहिर ना आपको हमें जो लग दिख रहा है वो क्या है, वो है कि आर्टिकल 19 इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी हद है। अब फ़र्ज़ करें एक फ़ैसला आता है, वो फ़ैसला आप उस पर तबसरा तो कर सकते हैं जी। लेकिन जिसने फ़ैसला दिया अगर आप उसी पे तनकीद शुरू कर दें तो ये गलत है। आप बाहर देख लें, मिडल ईस्ट को देख लें, सऊदी अरेबिया को देख लें, वहाँ पर भी व्हाट्सएप पर पाबंदियाँ हैं, उसकी भी हद बना दी गई है और आप स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, इजाज़त नहीं है इस चीज़ की। चलें आज़ादी राय की तरफ आएँ तो उसकी हदें भी बना दी गई हैं। जब आप हद को क्रॉस करते हैं तो आप उसकी 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 गिरफ्त में आ जाते हैं। अब लोग कर क्या रहे हैं, है ना, लोग ये कर रहे हैं कि वो VPN यूज़ कर रहे हैं। अब सवाल VPN पे आता है कि PTA अथॉरिटी VPN को कहती है कि आप यूज़ करें जो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड को आप जब यूज़ करेंगे तो वो भी इस कानून के खिलाफ वर्जी है। तो इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है बेसिकली वो लोग जो कर रहे हैं, जो सेकंड एक वे इस्तेमाल करें, दैट इज़ VPN। अब VPN का मतलब क्या है, आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि हम यहाँ बैठे हैं, हम IP को बाईपास कर रहे हैं किसी और जगह से, किसी और मुल्क का या किसी से, हम एक रूट को बेसिकली चेंज कर रहे हैं और रूट को चेंज करके हम एंटर फिर उधर ही हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसकी है ना, मैं समझता हूँ कि बाकायदा कोई मैकेनिज्म ये बनना चाहिए। परमानेंट हल तो नहीं है ना। जी, अब अगर देखा जाए तो इन सवालों में एक और सवाल है, ठीक है जी, और वो बड़ा अहम है, वो भी मैं आपकी वसासत से पब्लिक के सामने रखता हूँ। अब आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप, अब एक तरफ हम ये सिनेरियो समझ रहे हैं, दूसरा सिनेरियो ये है कि व्हाट्सएप पर आता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। जी बिल्कुल। वो तो सेफ है और वो ऐसा तो है नहीं कि वो मैंने यार आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके पीछे तो एक निज़ाम चल रहा है। जब वो, अब ये है क्या, ये मसलन ये है कि दो मोबाइल्स हैं, ये दो मोबाइल्स हैं, इसके अंदर एक चाबी है जो इजाज़त दे रही है आपको और मुझे कि हम आपस में बात कर रहे हैं और ये सेफ है। उस चाबी की सिर्फ अथॉरिटी आपके और मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। तो अगर हम इसको सही मान लें तो फिर उसको हैक कैसे किया जा सकता है? और फिर एक नए से नया सवाल क्रिएट हो रहा है, फिर फायरवॉल की क्या ज़रूरत है? ठीक है, ये सिस्टम स्लो डाउन क्यों हुआ हुआ है? जबकि व्हाट्सएप को ये अगर हमने करना है और हम ये कह रहे हैं कि जी आप रियासत के ख़िलाफ़ बात ना करें, ये बात ठीक है, हमें ये नहीं करनी चाहिए। हमें, हमारे पास कोई राइट नहीं है, किसी के पास कोई राइट नहीं है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के बारे में वो बाहर बैठ के प्रोपेगेंडे करें, वो गिरफ्त में आना चाहिए। लेकिन एक तरफ ये भी तो है ना कि वो इतना सिक्योर निज़ाम है जिसकी चाबी मेरे और आपके पास है, वो किसी के पास तो है नहीं। और फ़र्ज़ करें अगर कोई हैकर कर ही ले तो उनका निज़ाम इतना ज़बरदस्त है कि वो उसको चुटकियों में देखेंगे और उसको उस वक्त। अच्छा, अब ये जिसका आपने जिक्र किया थोड़ा सा बता दें नाजरीन की सहूलत के लिए कि इसको सेव कैसे करना है, ये एंड टू एंड जो है। देखिए ये तो है ना ऑलरेडी सेव है, ठीक है। अब जैसे आपके एक्स बैन हुआ, तो अगर हम ये कहें कि हुकूमत के पास अथॉरिटी है, वो चीज़ को बैन कर सकती है, ठीक है, तो देखा जाए तो बैन कर दे। बाहर के ममालिक में भी तो बैन हुआ है, चाइना ने नहीं बैन किया हुआ, उन्हें अपनी ऐप्स बनाई हैं। तो हमें प्रॉपर मतलब अगर करना है तो फिर हम ऐप्स की तरफ आएँ, उसको लॉन्च करें जैसे चाइना ने किया। वो अपनी ऐप्स पे आता है, उनके पास यूट्यूब बैन है, उनके पास ये सारी चीज़ें बैन है, उन्होंने अपनी ऐप्स बनाई है और सिक्योर रखा हुआ है, उसको मॉनिटर रखा हुआ है। मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी है। देखिए ना, ये तो हम बचपन से जब बड़े हुए हैं तो कैसे बड़े हुए हैं, हम मॉनिटरिंग नहीं बड़े हुए हैं माँ बाप की, ये तो एक ट्रू है। तो ये इसी तरह की निज़ाम है जो प्रॉपर हमें बनाना चाहिए। ठीक है। सो अब कुछ चीज़ें इसका ऑल्टरनेट अब लोग ढूंढना चाह रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम इसका पॉजिटिव यूज़ देखें, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस मुतासर हो रहा है, बहुत सारे लोगों की कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं। अब ऑब्वियसली अगर आप किसी परेशानी में हैं, आपको किसी का वॉइस नोट सुनना है, तो आपके पास ऑल्टरनेट जो है ऑप्शन वो क्या हो सकती है जो कि फौरी तौर पर आप मैसेजेस वगैरह और पिक्चर्स वगैरह देखिए अभी तो निज़ाम स्लो डाउन है टोटली, यकीनन पीछे से वर्किंग हो रही है। अगर आप PTA को कहें, अथॉरिटी है, आप टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को कहें,
तो वो इस चीज़ को ऑन नहीं कर रही, वो कहती हैं सब अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन फिर पीछे हो क्या रहा है। देखिए ना, मैंने तो 2-3 सवालात खुद ही रख दिए कि एक तरफ व्हाट्सएप कहता है हम सिक्योर है, दूसरी तरफ व्हाट्सएप ही स्लो हुआ है, तो पीछे बैकएंड पे जो चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो क्लियर हो ही जाएंगी। लेकिन मैंने फायरवॉल का भी आपको बता दिया कि उसका नहीं, तो क्या रोल है। ये रीज़न है कि अगर आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आपको वाईफाई पे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी? देखें, कि ओवरऑल है? आप अगर वीपीएन की तरफ जाते हैं, चलें इसका हल है कि वीपीएन है, आप अनरजिस्टर्ड वीपीएन यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी इतने मसाइल हैं कि आपका डाटा, आपका टोटल मोबाइल हैक हो सकता है। अच्छा, अगर हम मॉनिटरिंग की बात करें, इसमें बैंकिंग बड़ी मुतासर होगी। कैसे कि आपकी ट्रांजैक्शन के सिलसिले हैं, आप जब कोई चीज़ फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो मॉनिटर करता है, तो फिर वो ई कॉमर्स को, ट्रेड को ख़राब करेगा यकीनन। और इस वक्त हमारा मुल्क पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे, हम लोग ऑनलाइन अर्निंग में, हमारे नौजवानों में बहुत टैलेंट है, हम लोग तीसरे नंबर पे हैं, और रिसोर्सेज में हम लोग 107 कंट्रीज में से 88 नंबर पे हैं। यानी रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन टैलेंट बहुत बेइंतहा है। अब वो बच्चे जो ऑनलाइन अर्निंग करके अपने घरों का अच्छा खासा गुजारा कर रहे हैं, वो भी मुतासर होंगे, हमारे मुल्क का जीडीपी मुतासर होगा, क्योंकि एक तरफ जब हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसको हम स्लो डाउन कर रहे हैं, तो इन दिनों में जितना मतलब रेवेन्यू डिस्टर्ब हुआ है, जो आपका नौजवान तबका बाहर काम कर रहा है और ट्रेडिंग हो रही है और बैंकिंग हो रही है, वो सारी रिस्क पे भी आ सकती है। इसलिए इसको मेरा मशवरा है कि मतलब हम जैसे स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम इनको मशवरे देते हैं और उसके अंदर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए, ताकि दूसरा एंड भी हम देखें कि ये ना हो कि इसमें बैंकिंग मुतासर हो, ये ना हो कि ऑब्वियसली अगर ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहा तो बहुत सारा, ये तो अभी आम लोग शिकायतें कर रहे हैं ना, लेकिन बड़े लेवल पे इसका नुकसान हो सकता है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में। वतन से मोहब्बत का ये अनोखा अंदाज ना सिर्फ अनोखा बल्कि बहुत सारे लोगों से मुनफरिद भी है और ज़बरदस्त भी है। स्काई ड्राइविंग, आप अपना कौमी परचम थाम के जब हवा की लहरों में घूमते हैं, आसमान पर घूमते हैं, सो आप अपने वतन से मोहब्बत का इजहार तो कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। सो प्रॉपर इसके लिए ट्रेनिंग लेकर जो है वो ऑब्वियसली ये ट्राई की जाती है, और ये कोई आम बात नहीं है, आपको जान हथेली पर रख के ये सब करना पड़ता है। सो हमारे आज के मेहमान जो कि स्काई ड्राइवर हैं, उनसे ये भी जानेंगे, और वतन से मोहब्बत में ही वो सिर्फ यही नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ जो हैं जिन्हें हम कहते हैं जी पहाड़ी इलाके, उनका विजिट किया और बाइक पे किया है, और नॉर्दर्न एरियाज़ का उनका विजिट कैसा रहा, स्काई ड्राइविंग का उन्हें आइडिया कैसे आया, परचम हाथ में थाम कर हवाओं में उड़ना कैसा लगता है। सैयद गुलफाम नकवी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त वेलकम के मैम। लिए। बहुत ख़तरनाक ये काम है, कैसे आइडिया आया ये करने का? देखिए मैडम, मोहब्बत तो हर किसी को है पाकिस्तान से, आपको भी है। जब बचपन में हम पैदल फ्लैग लेके जाते थे भावलपुर से में, तो फिर थोड़ा बड़े हुए साइकिलों पे लेके जाते रहे, फिर बाइकों पे। मैंने वहाँ पे 2016 में एक शानदार रैली निकाली, अच्छा, भावलपुर में अपनी सिटी में, जिसमें 80 गाड़ी थी और 200-250 बाइक था, और सब पे पाकिस्तान फ्लैग थे। वो भी शानदार रैली गई। उसके बाद मैं यूएई चला गया। मैंने सोचा यार कि ये रैलियाँ वगैरह ये तो बहुत हो गया, ये तो अब आम लोग हर कोई कर रहे हैं, तो मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों ने कहा कि यार ये अपना करो। दोस्तों ने कुछ मशवरा लिया, तो वो कह रहे हैं यार आपकी जान जा सकती है। जो मैं सोच लूँ फिर वो मैं करता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। ट्रेनिंग ली अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेनिंग लेने के बाद तो मैं कामयाब हो गया। पाकिस्तान का फ्लैग लिया, तो मैंने छलांग लगाई, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया ने देखा कि हवाओं में पाकिस्तान का एक फ्लैग है, और बहुत ज़्यादा वायरल हुई वीडियो। एक ये अगस्त थी। फिर जो नेक्स्ट ईयर ना, वहाँ पे मैंने एक शानदार रैली निकाली। वहाँ पे मैंने 110 कार थी, जिसमें रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर, ये सारी गाड़ियाँ थी, ठीक है। उस पर भी सब पे पाकिस्तान के फ्लैग लगाए। ऊपर हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर से मैं नीचे उतरा, पाकिस्तान का फ्लैग लेके उतरा। उस टाइम छलांग नहीं लगाई थी, सिर्फ मैं लेके नीचे उतरा था। वो भी माशाल्लाह बहुत वायरल गई।
तो अब मैं 2024 में तो बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन हुकूमत हमारी माशाल्लाह क्या कह सकते अब हैं। मुझे ये बताएं, इसके लिए क्या ट्रेनिंग का हिस्सा क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऑब्वियसली सिक्योरिटी मैयर्स के लिए आपने जो कुछ करना होता है, कुछ सेफ जैकेट वगैरह पहननी होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें ट्रेनिंग ली हमने, सेफ्टी आपकी वहीं पैराशूट होता है, अच्छा। वहीं आखिरी हल है। अगर वो कुछ भी हो सकता है, पैराशूट ना खुला तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। ऑलरेडी हुई है, आपने देखी भी होंगी बहुत ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कामयाब में जब मैंने छलांग लगाई, मैंने या अली मदद का नारा लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मिशन में कामयाब रहा, मैंने छलांग लगाई। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, हवा में अपने आप को बैलेंस रखना, उस टाइम पे क्या महसूस कर रहे थे? कुछ उस टाइम यही मेरी खुशी थी कि मैं पाकिस्तान का फ्लैग आउट ऑफ कंट्री में लहरा रहा हूँ। ये भी सबसे बड़ी मेरी खुशी थी। मैं चाहता था कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने ये करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मिशन कितना में टाइम आप ऊपर रहे? कुछ टाइमिंग वगैरह का अंदाजा है? हम ऊपर में भी 30 मिनट रहे अच्छा, जी। नीचे कोई सेफ एरिया होता है? नीचे वाटर था और उसके बाद ज़मीन थी और कोई सेफ एरिया नहीं था। पैराशूट हमारा सेफ एरिया था और हमारा अल्लाह सेफ है, वही हमारी सेफ्टी करता है। सो ट्रेनिंग के दौरान कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको खौफ भी आया हो, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या आप अपने आप को संभाल ना सके हों? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा। हाँ जी, आंखें बंद करके मैंने ये काम स्काई ड्राइव की है और उसके बाद अब मेरा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो K2 का भी है। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं K2 पे जाऊँ पाकिस्तान का फ्लैग लेके, उसके बाद बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाऊँ पाकिस्तान का फ्लैग लेके। ज़बरदस्त। और पाकिस्तान में भी मैंने आपको पता है बता रहा था, मैंने पाकिस्तान में भी बहुत कुछ किया है। अब जो 2024 को ना मैं अपनी सिटी बहावलपुर से निकला बाइक पर पाकिस्तान का फ्लैग लेके। भावलपुर से मुल्तान आया, मुल्तान तो खानेवाल से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, पाकिस्तान का फ्लैग लेके सब जगह बाइक पे? हाँ पिक्चर बनाई, आप देख रहे हैं बाकायदा पिक्चर मेरी। तो उसके बाद ना इस्लामाबाद से नारायण कागान बाबूतर स्टॉप। अच्छा। उसके बाद मैं चला गया इधर स्कर्दू गया, स्कर्दू के वहाँ पे भी मैंने पिक्चर वगैरह बनाई। उसके बाद फिर मैं आ गया। और अकेले होते हैं आप? हाँ अकेले। हुंजा भी गया मैं, हुंजा चाइना बॉर्डर तक गया। तो चाइना बॉर्डर में जाके मैंने पिक्चर बनाई पाकिस्तान फ्लैग के साथ। सारों ने देखा कि अकेला लड़का आया हुआ है पाकिस्तान का फ्लैग लेके, हर जगह पिक्चरें बना रहा है। ये टूर पूरा कंप्लीट हुआ तो फिर इसके बाद कितने दिनों पे मुहित था ये टूर? ये इसको 1 मंथ लग गया। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद मैं कलाम स्वात कलाम गया, स्वात कलाम के बाद फिर मैं कश्मीर चला गया। कश्मीर भी अरंग खेल आपने देखा होगा, अरंग खेल मैं टॉप पर गया हूँ, वहाँ पे भी पाकिस्तान का झंडा लेके गया। उसके बाद फिर मैं गया चित्राल। चित्राल भी मुझे माशाल्लाह पाकिस्तान की सिटी है, बहुत प्यारी लगी। सबसे अच्छा मुझे कश्मीर लगा। कश्मीर की तो अपनी बात है। तो उसके बाद मैं गया चित्राल कैलाश भी गया। नेक्स्ट मैं जाना चाहता था पाराचना, और पाराचना आपको पता है पाराचना नहीं जा सका। मैं चाहता हूँ कि जो मुआहिदा है हुकूमत करे वो भी हमारी पाकिस्तान में आता है, हमारी पाकिस्तान की सिटी है, वहाँ पे जंग बंदी ख़त्म करें। और मैं सारे जो गाइडर हैं टूर लेके जाते हैं, अपने वतन से मोहब्बत का पैगाम लेकर जाते हैं, हर जगह अपना झंडा लेकर जाते हैं। मुझे ये बता दीजिएगा, ऑब्वियसली ये 1-1.5 महीने पे मुहित जो आपका सफ़र है, इसके लिए बाइक वगैरह आप जा रहे हैं तो क्या क्या सामान साथ रखते हैं आप? इसके लिए आपको हवा वाला पंप चाहिए, ठीक है ना, पंचर वगैरह हो गया ये भी चाहिए। और बाइक आपकी कोई स्पेशल बाइक है? नहीं 125 लेके गया, आम बाइक है? आम बाइक लेके गया। अच्छा। और उसके बाद रहने के लिए होटलिंग वगैरह है पड़ा। नहीं, खाने पीने का सामान, अगर आपको कहीं भूख लग गई, कोई छोटी मोटी चीज़ें जो आप छोटी मोटी चीज़ें, अगर बारिश हो गई है, अपने कपड़े वगैरह किस तरह से मैनेज करते हैं? वो भी ड्रेस लेके गया हूँ अपना मैं। जैसे ग्रोसरी आ जाती है रास्ते में, वहाँ से कुछ चीज़ ले लेते हैं, बिस्किट वगैरह आर्जी तौर पे खा लेते हैं और फिर हम रवां दवा अपने सफ़र पे होते हैं। सो मुझे ये बता दें, ये आपका शौक़ है? बिल्कुल, ठीक है। पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए। सो मुझे ये बताएं, कभी किसी ने आपको देख के नहीं कहा कि जी हम भी आपके साथ इस शौक़ में शामिल होना चाहते हैं? घर वाले कहते हो कि ये कैसा शौक़ है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? जो मेरे दोस्त हैं ना वो कहते हैं कोई इजी काम करो। मैं कहता हूँ वो बचपन वाले बच्चों वाले जो रैलियाँ निकाल के हम घूमते थे वहीं करें। अब हम बड़े हो गए तो कुछ मैं चाहता हूँ डिफरेंट से डिफरेंट करूँ। अब जैसे मैंने सोचा K2 पे जाऊँ, ठीक है,
और वहाँ पे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अकेला, आपको पता है क्या क्या होता है वहाँ पे, और बुर्ज खलीफा पे भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ हुकूमत मुझे सपोर्ट करे और या मुझे कोई स्पॉन्सर अच्छा मिले मैं वहाँ तक जाऊँ। जो दोस्त मेरे हैं ना वो चाहते हैं हम जाएं, लेकिन वो नहीं जा सकते मेरे साथ। जब सफ़र देखते ना इतना ज़्यादा सफ़र है तो अच्छा, मौसम डिफरेंट होता है, फिर इसके अलावा आप सफ़र करके थक जाते हैं, सो ऐसा नहीं लगता कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट शौक़ है और महंगा शौक़ भी है? बिल्कुल, इंसान है, इंसान थक जाता है। जहाँ थक के रात हो गई उसके बाद स्टे कर लिया, स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे अपना सफ़र फिर स्टार्ट कर दिया। चलिए जी, हम आपको गुड लक भी कहना चाहेंगे। बिलाशुबा जहाँ कहीं पाकिस्तान का परचम लेकर आप जाते हैं तो एक जोश ही होता है ना कि देखने वाले भी मुतासिर होते हैं कि पाकिस्तान का परचम लेकर और अपना जज्बा जो लेकर आप पूरा पाकिस्तान घूम रहे हैं। हम दुआ गो हैं कि आपके लिए इसमें सपोर्ट लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि वो नौजवान जो कि कुछ करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उनको आगे बढ़ने के लिए हुकूमत को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी स्काई ड्राइविंग वाली तो कोई बात ही नहीं, मतलब उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। हवा में जब आपको नज़र आता है पाकिस्तान का परचम तो उसकी क्या मिसाल है जी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आएंगे। पाकिस्तान का नारा नहीं लगा। जश्न आज़ादी को शायाने शान तरीके से मनाने के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त लाहौरिये जो हैं वो मुख्तलिफ स्टॉल से शॉपिंग करने में मसरूफ हैं। कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई बाजे खरीद रहा है, कोई स्टिकर्स खरीद रहा है, कोई झंडियाँ खरीद रहा है तो कोई झंडे खरीद रहा है। इसके अलावा बहुत सारी एसेसरीज ग्रीन और वाइट कलर में हैं, जिसमें ज्वेलरी कहें आप, कपड़े कहें, ब्रेसलेट्स कहें, मतलब बेतहाशा चीज़ें इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, जिनकी खरीदारी के लिए लोग स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। सो जा बजा बाज़ारों में ये स्टॉल्स लगे हुए हैं। हम चलेंगे, हमारी रिपोर्टर समरा इस वक्त एक स्टॉल पे मौजूद हैं, तो वहाँ पर ख़रीदारी के लिए जो लोग आ रहे हैं उनका जज्बा क्या है, जश्न आज़ादी को मनाने की वो कैसी तैयारियाँ कर रहे हैं, क्या स्पेशल प्लान है उनका जश्न आज़ादी के हवाले से। हम चलेंगे समरा के पास। ओवर टू यू समरा, मुझे बताइएगा, इस वक्त आप एक स्टॉल पे मौजूद हैं। अरे वाह, आपके पीछे तो बहुत है, मतलब लोग आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए अच्छी खासी। सो क्या प्लान है, किस तरह से मनानी है सबने जश्न आज़ादी? जी ना, बिल्कुल ऐसा ही है। हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमसे है, हमारी आन बान और शान पाकिस्तान, और ये कौमी परचम है जिसकी वजह से आज हम सब एक साए तले हैं और ये परचम आज हर जगह पर लहलहा रहा है। आज़ादी का जश्न मनाने में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं और शहरियों की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोर से जारी हैं। बाजार में रश और गहमा गहमी भी दीदती है, और रश इस कदर ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है कि आज सभी लोग बाहर आ गए हैं और उनकी यही कोशिश है कि वो अपनी तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर ले। कोई कौमी परचम खरीद रहा है, कोई घरों को सजाने के लिए झंडियां खरीद रहा है, और इसी के साथ साथ मलबूसात, बैंड्स, मालाओं, चूड़ियों, अंगूठियों के स्टॉल्स पर भी शहरियों का रश जो है वो दीदनी है। और इसी तरह से जगह जगह लगे नेल पेंट्स और फेस पेंटिंग के स्टॉल्स भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग मौजूद हैं और लोगों ने जो है वो जश्न आज़ादी में अपने आप को मुख्तलिफ गेटअप्स में भी तब्दील कर लिया है। यहाँ पर भी मेरे साथ एक गेटअप मौजूद है, देखते हैं वो किस तरह से जो है वो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान की आज़ादी के मौके पर? हाँ जी, ये झंडियाँ लगाएं, झंडे लगाएं, बाजे न बजाएं, लोगों को तंग न करें, ऐसा जश्न मनाएं। आप लोग बदतमीजी ना आपसे करें। ये हमारे जो आपने लगाया हुआ इसको बजा के दिखाएं। ओए होए, यहाँ पर जो है ये मुनफिद तरीके से अपनी सेल भी कर रहे हैं और लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं। बच्चे भी मौजूद हैं। कोई मिली नगमा आता है, दिल दिल पाकिस्तान? सुनाओ जरा, आपको आता है दिल दिल पाकिस्तान? दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। आपने जश्न आज़ादी की तैयारियां कर ली हैं? जी, जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां कर ली हैं? सामान ले लिया मेरे। क्या क्या खरीदा आपने? नवासी, ये बच्चियाँ हैं, मैंने क्लिप भी ली है, चूड़ियाँ उनके लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगा दें। पाकिस्तान पाकिस्तान। यहाँ पर जो है वो शहरी मौजूद है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान का मतलब क्या उसके नारे भी लगा रहे हैं। समरा जरा स्टॉल की तरफ हो, स्टॉल की तरफ, और हमें दिखाएं कि क्या क्या चीजें मौजूद हैं, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आप खरीदारी के लिए जाएं तो समझ नहीं आता कि क्या लेना है। जरा स्टॉल्स की तरफ, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ झंडे और झंडियां खरीदते थे, ये तो बड़ी जबरदस्त चीजें यहाँ पे मौजूद। अच्छा, हेयर बैंड्स भी हैं, वो हाथों पर पहनने के लिए बैंड मौजूद है, और साथ ही साथ आपको जो है वो मुख्तलिफ इकसाम के यहाँ पर जो है वो ब्रेसलेट नजर आएंगे, जबकि यहाँ पर जो है वो हरे और सब
सब्ज रंग के हेयर कैचर भी मौजूद हैं और ये हमारा कौमी परचम जो कि हमारी पहचान है ये भी यहाँ पर है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम की मालाएं भी मौजूद हैं और लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप देख सकती हैं कि यहाँ पर जो है वो अंगूठियाँ भी मौजूद हैं और उनके ऊपर पाकिस्तानी परचम बना हुआ है और साथ ही साथ हरे रंग की ग्लासेस भी मौजूद हैं। और ये आप देख भी सकती हैं कि यहाँ पर जो है वो टोपी भी मौजूद है जिसके ऊपर जश्न आज़ादी लिखा हुआ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर जो है वो जितने भी स्टॉल्स हैं उनके ऊपर जो है यानी आपको तो अच्छा मौका मिल गया अपने लिए शॉपिंग करने का, तो आप ये सब चीज़ें खरीद के लेके जा सकती हैं और आई होप के कल आप इसी तरह इन ग्रीन चीज़ों में नज़र आएंगी और आप भी जश्न आज़ादी बनाती रहेंगी। अच्छा, ये जो पीछे आपके लोग हैं ये खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, ज़रा स्टॉल्स वालों से बात करें कि कैसा जोश और जज्बा है, लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं, तो जश्न आज़ादी की तैयारियाँ किस तरह से लोग कर रहे हैं? फैसलाबाद से आए हुए हैं और ये बहुत ही मुनफरिद तरीके से जो है वो अपनी सेल कर रहे हैं। आप जरा बताएं आप किस तरह से लोगों को एंगेज कर रहे हैं यहाँ पे? आज बच्चे हो ले जो बच्चे हो फैसलाबाद आया है प्यारे कैचर मेरे प्यारे कैचर आज बच्चे हो ले जो। ये बताएं लोग आ रहे हैं किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं? जी बहुत अच्छी खुशी आ रही है और मैं फैसलाबाद से आया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं जितने का मांग रहा हूँ मैं उतने का दे रहा हूँ, मैं बच्चों को खुश कर रहा हूँ। लोग ये नहीं देख रहे कि महंगाई है, वो आज़ादी का जश्न मनाएंगे। बहुत ही आज़ादी का जश्न मनाया, महंगाई का तो पता ही नहीं चल रहा, महंगाई है हमारे पाकिस्तान में ये नहीं है। यहाँ पर इनकी यही गुफ्तगू है कि आज़ादी का जश्न जो है वो भरपूर तरीके से मनाएंगे और महंगाई को कोई खातिर में नहीं ला रहा और हर एक की यही कोशिश है कि वो आज जो है वो अपनी तमाम तर तैयारियों को मुकम्मल कर ले ताकि कल आज़ादी का जश्न। अब तो टाइम कम ही रह गया, आज शॉपिंग कंप्लीट होगी तो कल वो सब चीज़ें पहन सकेंगे। लेकिन मैं हैरान हो गई हूँ कि यानी इतनी सारी चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं, यानी कल हर चीज़ आपको ग्रीन ही नज़र आएगी। हेयर बैंड्स कह लें, अंगूठियाँ कह लें, ग्लासेस कह लें, मतलब ब्रेसलेट्स कह लें, चूड़ियाँ, इतनी चीज़ें मौजूद हैं ग्रीन और वाइट कलर में कि मतलब ये मोहब्बत का इजहार ही है ना कि आप जो कुछ भी लेना चाह रहे हैं कल के दिन की मुनासिबत से, जैसी भी ड्रेसिंग करना चाह रहे हैं, एसेसरीज आपके पास वो तमाम मौजूद हैं। और बाजों की तो क्या ही बात है जी, वो तो लाजमी बजेंगे, उसके बगैर तो आज़ादी का जश्न हो ही नहीं सकता। बाकी जी लोग जो हैं वो अपने मुनफरिद अंदाज में लाहौरिये। समरा थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी, आप इजी हो जाएं, लेकिन वो जो मंचलों का जोश और जज्बा होता है वो भी हमेशा की तरह उसके आगे बंद बांधना भी मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो भी CTO साहिबा आई थी और कह रही थी कि जी बड़े अच्छे तरीके से इंतजाम किए जाएंगे, हमेशा अच्छे इंतजाम होते हैं, लेकिन मंचलों के जज्बे के आगे बंद बांधना हमेशा मुश्किल हो जाता है। सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये होगी कि जश्न ज़रूर बनाएं, इंजॉयमेंट ज़रूर करें, फैमिलीज़ का एहतराम करें, अपनी जान का दूसरों की जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं, इससे आगे कुछ नहीं है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को नुकसान पहुँचाएँ, किसी को परेशान करें। बाकी रह गया जश्न, तो जश्न हम सब आपके साथ जरूर मिलकर मनाएंगे। कल की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात होगी, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।